हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 22 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है क्लाइमेट चेंज और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित। देखिए, क्लाइमेट चेंज आप सभी जानते हो, मॉनेटरी पॉलिसी भी जानते हो, बट कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। क्या हम फ्यूचर में रेडी हैं इस चीज़ को एंटिसिपेट करने के लिए? इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल में राइटर ने कुछ बातें करी हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, वो है संबंधित ऑनलाइन फाइट वेयर चिल्ड्रन नीड टू बी सेव्ड। देखिए, चिल्ड्रन के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे इश्यूज हैं, सेक्सुअल अब्यूज का केसेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ इनके रिगार्डिंग, जो सेक्सुअल अब्यूज के रिगार्डिंग कुछ मटेरियल होता है वो ऑनलाइन सर्कुलेट होता है, इसको हमें कैसे टैकल करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे राइटर ने बात करी है। एंड तीसरा हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल रिगार्डिंग इंटरपोल। इंटरपोल एक्चुअल में 1923 में बना था, अगले साल 2023 में इसको 100 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एडिटोरियल में राइटर डिस्कस कर रहे हैं कैसे इंटरपोल को क्या बेटर कर सकते हैं, कौन कौन से नए नए इश्यूज आ रहे हैं, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग राइटर ने यहाँ पे कुछ चर्चा करी है। बिफोर हम 3 एडिटोरियल की तरफ मूव करें, एक कोट ऑफ द डे, दैट इज महात्मा गांधी जी के द्वारा, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन। देखिए, आप सभी जानते हो महात्मा गांधी जी ने टोटल 7 सिंस की बात करी है। उनमें से एक सिन क्या है? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। समझते हैं इसको। देखो, हमारे कंट्री में एंटी डिफेक्शन लॉ है। बिल्कुल, एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी में जाते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आप एडीएल के प्रोविजंस को जानते हो, बट तब भी हमारे जो पॉलिटिशियंस कह लीजिए, हमारे जो एमपीज एमएलएस, वो कहीं ना कहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं? अगर मान लीजिए या तो किसी मिनिस्टेरियल पोस्ट के लिए जाएं, या फिर हो सकता है मनी की वजह से कि पैसे का लालच दे दिया, समथिंग और द अदर, कुछ इस तरह की चीज़ों की वजह से जब वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करते हैं तो वो क्या है? पॉलिटिक्स है, बट बिना प्रिंसिपल्स के। और महात्मा गांधी ने इसी चीज को एक सिन की तरह माना है। उसी तरह से आप देखते हो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर की रिपोर्ट आती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। आप देखते हो लोकसभा के अंदर या इवन अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, वहां पर किस तरह से क्रिमिनल्स की एंट्री बहुत ज्यादा हो चुकी है। इवन एडीआर की रिपोर्ट तो ये बोलती है कि 43% के नियरली हमारे जो एमपीज हैं करंटली लोकसभा के अंदर, वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इवन बहुत सारे तो ऐसे एमपीज भी हैं जिनके ऊपर रेप हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के केसेस भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट प्रिंसिपल्स खत्म हो चुके हैं। आपने मिलिट्री कूल का कई बार एग्जाम्पल देखा होगा अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जहां पर क्या कर दिया जाता है, एक तरह से तख्ता पलट कर दिया गया, डेमोक्रेसी को हटा दिया गया और उसकी जगह मिलिट्री आ गई। ये क्या है? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। ठीक है ना? तो ये तो एक चीज होगी। इसका दूसरा डायमेंशन कैसे समझेंगे? पॉलिटिक्स भी है, प्रिंसिपल भी है। जिन्होंने कुछ ऐसे लीडर्स भी तो रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, प्रिंसिपल्स के साथ पॉलिटिक्स को वर्क किया है और देश की अच्छाई के लिए काम किया है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी। आप सभी जानते हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने पॉलिटिशियन रहते हुए कितने अच्छा काम देश के लिए किया, राइट? इवन जब रेलवे मिनिस्टर थे वो, तब एक रेल हादसा हो गया था और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग दे दिया था। ठीक है ना? कि आप देख रहे हो ये क्लियरली क्या दिखाता है कि प्रिंसिपल्स उनके बहुत स्ट्रांग थे। किसी भी चीज की वजह से उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ धोखा नहीं किया। इसी तरह से आप वर्ल्ड के अंदर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, नेल्सन मंडेला जी का एग्जाम्पल हो गया, या फिर अब्राहम लिंकन जी का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है? ये सभी एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि अगर आपके पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपके प्रिंसिपल सही है ना, तो लोग आपको लंबे टाइम तक याद रखेंगे। अदरवाइज होगा क्या? फिर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वाला चीज आ जाएगी, जहां महात्मा गांधी ने उसको एक मेजर सिन की तरह माना है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों से भी आप डेफिनेटली इस तरह से आपके एथिक्स के अंदर, एसेस के अंदर इस तरह के आप कोर्स यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे डिस्कस करे जो डेफिनेटली आपकी चीज़ों को हेल्प करेंगे, उनको सब्सटेंशिएट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट? इसी नोट पे बढ़ते हैं हमने पहले एडिटोरियल की तरफ। वो क्या है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, आप समझने की कोशिश करो, मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे आरबीआई के साथ लिंक्ड है, बिल्कुल। अब आरबीआई अलग अलग पॉलिसीज बनाता है, या फिर अपने जो टूल्स है कि किसको मान लो रेपो रेट को कम करना है, ज्यादा करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गया। ये कैसे बेस्ड होती हैं? ये बेस्ड होती हैं कुछ ना कुछ नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ने कुछ भी करना है, या इसके हमने देखना है कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। तो हम इसका क्या देख लेंगे? हम देख लेंगे कि कमाई कितनी होती है, रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर खर्च कितना हो गया, प्रॉफिट कितना है, या फिर अर्निंग्स जो बिड्डा बोलते हैं हम उसको। ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसके बेस पे हम कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी कैसा करेगी,
उसी तरह से हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है, ये भी कुछ ना कुछ नंबर्स, कुछ डेटा करेंसिंग करती है, बिल्कुल। पर क्या इसके अंदर हमने कहीं पर भी क्लाइमेट का फैक्टर डाला? शायद नहीं डाला। कंपनीज के अंदर भी क्या हमने कंपनी को एनालाइज करते टाइम क्लाइमेट का फैक्टर सोचा कि कल को क्लाइमेट चेंज हो गया तो इस कंपनी पे क्या इंपैक्ट आएगा? मॉनेटरी पॉलिसी ने कभी ये सोचा कि किस तरह से हम इसको क्लाइमेट चेंज से जो जो इश्यूज आएंगे उनको कैसे टैकल करेंगे? शायद नहीं। अगर किया भी है तो बहुत ही लो लेवल पे ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो देखो, आप जानते हो क्लाइमेट चेंज ना अब एक रियलिटी हो चुका है। पहले लोग उसको मिथ की तरह ट्रीट करते थे, पर मिथ नहीं है ये, हमें इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जरूरत क्या है, जब हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएं उसमें क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को ऐड करें। तो यही तो होता है इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का इंटरलिंकेज जीएस पेपर 3 के अंदर। समझ आया पॉइंट की राइटर कहने की बात क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ क्या राइटर ने क्या आर्गुमेंट्स क्या दिए हुए हैं। देखो, पहली बात तो यही है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग राइटर कुछ पॉइंट बताते हैं कि देखो, हो क्या रहा है कि पहले हम ऐसा मानते थे कि जून से लेकर सितंबर के बीच में बारिश का जनरली सारे जो बारिश होती है इसी टाइम पे होती है। बट आजकल तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि अब तो किसी भी महीने बारिश हो जाती है। कभी अभी अभी अगर आप 10 दिन पहले का नीली देखो तो दिल्ली में कितनी ज्यादा बारिश हुई। जनरली उस टाइम पे बारिश नहीं होती है। कभी नवंबर में बारिश हो जाती है। कई बार जो जून टू सितंबर में बारिश होनी थी वहां हमें देखने को मिलता है कि बारिश होती ही नहीं, वहां सूखा पड़ जाता है कई जगह। यही हमें इस बार भी देखने को मिला। जो हमारे एरियाज थे, ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इनमें बहुत कम बारिश हुई। और आप जानते हो जो चावल को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अच्छी खासी बारिश, अच्छी खासी रेनफॉल, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। बट ये चीजें हुई नहीं। उससे क्या दिक्कत हुई? जो राइस की प्रोडक्शन हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में राइस की प्रोडक्शन क्या हुई? काफी कम हुई। उसी तरह से दूसरा इम्पैक्ट देखो, आप देख लो वीट क्रॉप कॉरस्पॉन्डिंग। अब इस साल जब वीट हुआ तो हम जानते हैं अप्रैल में इस चीज को हार्वेस्ट करते हैं। तो मार्च में हीट वेव्स देखने को मिली थी काफी सारे एरियाज के अंदर। उससे क्या हुआ? वीट क्रॉप की प्रोडक्शन इंपैक्ट हुई। तो वीट की जितनी हमने एक्सपेक्टेशन की थी ना कि वीट अच्छे खासा प्रोडक्शन होगा, उतना नहीं हो पाया, उससे कम हुआ। इस वजह से क्या हुआ? एफसीआई के पास जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉक है वो काफी लोएस्ट लेवल पे चला गया इन रीसेंट टाइम्स। लोएस्ट लेवल्स नहीं बोलूंगा, रीसेंट टाइम्स के अंदर जो थे लोएस्ट लेवल उनके कॉरस्पॉन्डिंग चल गया। अब आप एक चीज जानते हो, इकोनॉमी में एक चीज होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। अब देखो, डिमांड तो इतनी ही है चावल की भी और व्हीट की भी, बट उनकी सप्लाई क्या होगी? सप्लाई कम होगी ना, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई। इस बेसिस पे क्या होगा? डिमांड सप्लाई के बीच में क्या हो गया? मिसमैच हो गया। डिमांड उतनी ही है, सप्लाई कम है, तो मिसमैच हुआ। मिसमैच कैसे उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमें देखने पड़ेंगे ज्यादा प्राइसेस। चावल और गेहूं के ये जो व्हीट और राइस है इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। और प्राइसेस बढ़ेंगे, क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसके साथ ही आप एक चीज नोटिस करो, ये एशिया यूक्रेन का क्राइसिस भी चल रहा है, ठीक है ना। उसके साथ क्लाइमेट चेंज जब एड अप हो गया उसके बेसिस पे क्या होगा? एनर्जी की डिमांड ऊपर नीचे हो रही है। कभी बहुत ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हो ये जो ऑयल के प्राइसेस है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, कभी आप देख रहे हो कि अचानक से $105 $110 ऐसे पहुंच गए, कभी $90 पे आ गए, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। वोलेटिलिटी से क्या आया? अनसर्टेनिटी, ऊपर नीचे हो रहा है हर चीज का प्राइस, कभी अचानक से बढ़ गया, कभी थोड़ा कम हो गया। इस तरह की चीजें चल रही हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं फिर थोड़े कम हो गए, फिर दोबारा बढ़ गए, फिर कम हो गए, तो सोच रहे हो जो सेंट्रल बैंक होगा, आरबीआई होगा, क्या उसको करेगा? किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि बहुत अपने अप डाउन चल रहे हैं ना। तो क्लाइमेट चेंज के साथ ये इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पर राइटर ये बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में ना दो तरह के इश्यूज आते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है ट्रांजिशन। मैं समझाता हूँ यहाँ पे, देखो। फिजिकल इश्यू का क्या मतलब? देखो, क्लाइमेट चेंज से आप जानते हो, या तो जैसे रेनफॉल हो गया, बहुत ही हैवी रेनफॉल हो सकती है, राइट। इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा? रेनफॉल का इम्पैक्ट हमें कितनी देर में देखने को मिलेगा? शॉर्ट टर्म पे, या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पे, ठीक है। पर इसी के कुछ और फिजिकल रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री हमारे वर्ल्ड का क्या हो रहा है? धीरे धीरे गर्मी हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रेजुअल वार्मिंग, ये सारी सिचुएशन आ रही हैं। उसी तरह से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। डेजर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो रीच थी वो बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है? मीडियम से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, राइट। इसी तरह एक और इम्पैक्ट होता है, व्हाट इज दैट? ट्रांजिशन रिस्क। देखो, क्लाइमेट चेंज से ना ट्रांजिशन रिस्क कैसे आएगा? सोचो, आज आप क्या कर रहे हो? आज आप कोयले के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। आप सभी जानते हो फ्यूचर में क्या होगा? आप थोड़ा जो ग्रीन एनर्जी है उसकी तरफ डिपेंडेंट होगे, बिल्कुल होगे। तो ये आपकी आज की स्टेट है, ये आपकी फ्यूचर की स्टेट है। क्या आप आसानी से यहां से यहां पहुंच जाओगे? आंसर इज नो। ये क्या है? ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन में ना बहुत सारे रिस्क आएंगे, बहुत अप डाउन आएंगे। तो ये क्या हो गया?
अनसर्टेनिटी, ट्रांजिशन रिस्क, ये क्या है, ये भी यहाँ पे हमें शॉर्ट से लॉन्ग टर्म यहाँ पे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि हमें फिजिकल रिस्क भी देखने को मिलेंगे, कुछ ट्रांजिशन रिस्क भी देखने को मिलते हैं। और ये सारी चीजें आ रही हैं, मान लो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, दुनिया के गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, डेजर्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे हैं, इससे कुछ इश्यूज आएंगे। क्या इश्यूज आएंगे एक बार सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आप कोयले पे डिपेंडेंट हो, फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंट होंगे, तो कोयले के हिसाब से कुछ तरह की जॉब्स आज के टाइम रेलेवेंट है, बिल्कुल। तो क्या फ्यूचर में जब आप ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर जाओगे, क्या ये जॉब्स, क्या ये कंपनीज रेलेवेंट रहेंगी? शायद नहीं रहेंगी, क्योंकि इन्होंने कोयले पे ऊपर आज भी डिपेंडेंसी है, बट हम तो मूव किसकी तरफ करके, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करके, बिल्कुल। तो ये जो लोग जो इस तरह की जॉब्स करते थे, इनकी वेजेस क्या होंगी, कम होंगी, इनकी इनकम कम हुई, ये क्या करेंगे, ये स्पेंड कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, डेफिनेटली, ठीक है। और इसके साथ ही साथ रेनफॉल के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन इंपैक्ट हुआ। इन्फ्लेशन क्यों इंपैक्ट हुआ? क्योंकि आउटपुट इंपैक्ट हुआ ना राइस और व्हीट का। उसी तरह से डेजर्टिफिकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिलेंगे कि मार्केट में क्या आएगी, वोलेटिलिटी आएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसको इंपैक्ट कर रही हैं? अभी देखा ना, आउटपुट, आउटपुट को इंपैक्ट किया, यस। कंजम्पशन आप कितना कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आता है वहां पे प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है। देखो जैसे दिल्ली में देख लो, अगर क्लाइमेट अगर सिचुएशन खराब होती है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, आपके हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज आएंगे, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट भी मैंने आपको समझा दिया कि कुछ नई जॉब्स आएंगी, वहां पर आपको इस जॉब से इस जॉब की तरफ ट्रांजिशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सारे वेरिएबल्स इंपैक्ट हुए या नहीं हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से? द आंसर इज यस। समझ आया पॉइंट? ये क्लाइमेट चेंज ने इन वेरिएबल्स को इंपैक्ट किया। ये वेरिएबल्स है कौन से सर? अरे इन्हीं को तो क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। हमारी जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है तो किसके बेसिस पे निकालती है? इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर ही तो निकालती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, प्रोडक्टिविटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। ये सारी चीजें होती हैं नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। तो जब क्लाइमेट चेंज ने इन वेरिएबल्स को इंपैक्ट किया, तो आपको नहीं लगता कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जब इंपैक्ट हो रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी भी इंपैक्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है यार, यही तो चीज बताना चाह रहे हैं एडिटोरियल के अंदर ये राइटर। समझ आया पॉइंट? और भी कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि, ठीक है ना, ये वैसे मैंने बता भी दिया आपको, डिजर्टिफिकेशन वाली चीज भी, प्रोडक्टिविटी लेवल की भी, आउटपुट कम हो रहा है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की तरह इनमें वेजेस के साथ भी इनका लिंकेज बताया हुआ है, वो भी हम समझ गए। इन्फ्लेशन भी हम समझ गए कैसे इंपैक्ट कर रहा है। एक्सचेंज रेट, देखो कंट्रीज और आपस में जो ट्रेड होगा वो भी तो इम्पैक्ट होगा। नए नए जो सप्लाई चेन्स थी, ठीक है, जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमें सप्लाई चेन्स देखने को मिल रही थी, उनमें भी तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलेंगे। एनर्जी हो सकता है हम कम ज्यादा कंज्यूम करें, पहले हम जो कुछ और फॉसिल फ्यूल जैसी एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, अब कोई और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उससे क्या होगा, कंट्री के बीच का ट्रेड भी तो चेंज होगा, एक्सचेंज रेट भी तो चेंज होगी, बिल्कुल होगी, डिमांड वगैरह चीजें चेंज होती रहेंगी, एंड उसके बेसिस पे ये जो मैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात कर रहा था, ये चेंज होंगे ही होंगे, राइट है। अब ठीक है, अब ये अगर बात समझ गए तो बस वही बात है कि फिर जरूरत क्या है कि हम इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के इम्पैक्ट को समझें कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। पर दिक्कत देखो बस इतनी ही नहीं है कि पहले तो समझना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, फिर दूसरी चीज है इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। कैसे क्वांटिफाई करना? देखो मान लीजिए मैं बोलता हूँ इस बार रेनफॉल 20% कम हुई, एग्जाम्पल मानते हैं, तो रेनफॉल 20% का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर कितना होगा? क्या वो 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा? इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। चलो मान लो हमने कुछ करके क्वांटिफाई कर भी लिया, फिर उसके बेसिस के ऊपर हमने देखा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके बेसिस पे, इम्पैक्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम रेपो रेट, सीआरआर, एमएसएफ को कितना बदलेंगे? क्या उसको 5 बेसिस पॉइंट, 10 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट कितना चेंज करेंगे? ये क्वांटिफाई करना इन चीजों को बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इस वजह से हमें क्या जरूरत है, आप खुद सोचो, हमने ना इस कॉरस्पॉन्डिंग रिसर्च ज्यादा करी नहीं है, हमें रिसर्च करने की जरूरत है, तब जाके थोड़ा समझ आएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही राइटर एक दो चीजें और भी बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग में चीजें बता रहा था, ठीक है ना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये थोड़ा स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से हैं या फिर कुछ सप्लाई साइड रीजंस की वजह से हैं, बिल्कुल। पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो आप जानते हो वो किस साइड को ज्यादा कंट्रोल कर सकता है? डिमांड साइड को। सप्लाई साइड के रिगार्डिंग मेजर्स लेना आरबीआई के कॉरस्पॉन्डिंग में उतना उसके पॉसिबिलिटीज नहीं है। सप्लाई साइड के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे क्रॉप्स मान लो कम प्रोड्यूस हुई, जैसे व्हीट राइस का देखा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा, तो यहाँ पर आरबीआई इस चीज को ज्यादा टैकल नहीं कर सकता क्योंकि सप्लाई साइड की बात है, आरबीआई डिमांड को ज्यादा कंट्रोल करता है, तो लिमिटेड ही चीजें हो सकती हैं।
ठीक है ना। उसके साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में भी क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर सकता है। किस तरह से? देखो, जब नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आ रहे हैं, उस बेसिस पे क्या होगा, कंपनीज हो सकता है अच्छे से काम ना करें, उनके एनपीएस बढ़ जाएं, बिल्कुल। और एक बार एनपीएस बढ़ गए तो बोझ किसका बढ़ रहा है? बोझ था नीचे जो बैंक था उसका बढ़ा ना, तो बैंक बोझ बढ़ गया बैंक के ऊपर, तो बैंक क्या करेगा? अब किसी को लैंड नहीं करेगा, वो सोचेगा कहीं ना कहीं इसको भी मैं दे दूं और ये एनपीए ना हो जाए। ठीक है। उसी तरह से एक ट्रांजिशन हो रहा है, मैंने बताया ना, कोल से हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो ये कोल वाली जो इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, इनको लोन देना है या नहीं देना, और कितने टाइम के लिए देना है, ये भी तो बैंकों के लिए दिक्कत आ गई ना, समझ नहीं आ रहा आप कैसे करें। ठीक है। तो बैंक्स का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इश्यूज बढ़ सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, अगर अगर आरबीआई मान लो कुछ रेट्स वगैरह कम ज्यादा करता है, उसका इम्पैक्ट क्या फाइनल हमें एंड कस्टमर पे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसी तरह से यहाँ पे ये बात भी कर रहे हैं राइटर कि हाउस होल्ड को किस तरह से उनका पैसे स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। देखो, इसको मैं ना नेक्स्ट पॉइंट के साथ रिलेट करता हूँ क्योंकि काफी सिमिलर पॉइंट है। आप समझने की कोशिश करो। मान लो आप एक पर्सन हो, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10,000 रुपये है, ठीक है। अब आपके पास ना दो ऑप्शन हैं, या तो इसको आप अपने पास संभाल के रखो, या फिर इसको एक थोड़ा बहुत खर्च कर दो। ठीक है। अब होगा थोड़ा पता क्या, मान लीजिए होता क्या है, मान लो आपको फ्यूचर में क्या दिखती है, अनसर्टेनिटी, पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्यों दिख रही है? मान लो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वन ऑफ देम बीइंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से आपको पता नहीं है कि पता नहीं आने वाले टाइम में महंगाई कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, राइस मिलेगी, व्हीट मिलेगी, नहीं मिलेगी। आई ना अनसर्टेनिटी, बिल्कुल आई। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब आपको पता नहीं होता, आप इस पैसे को खर्च करने से डरोगे। क्यों डरोगे? आपको पता ही नहीं है फ्यूचर में मेरे पास पैसे जितने हैं वो काफी हैं या नहीं है, क्या फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होगी तो मैं कहाँ से मतलब अपनी गुजारा चला पाऊंगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप इस पैसे को क्या करोगे, खर्च नहीं करोगे। समझ आया पॉइंट? यू विल नॉट स्पेंड इट। आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसको सेव करोगे। प्रिकॉशनरी सेविंग बोलते हैं इसको, कि हमें नहीं पता, अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। अभी देखा था ना कि जॉब्स कुछ इररिलेवेंट हो जाएंगे, तो जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, इस वजह से क्या कर रहे हो, आप इस पैसे को सेव कर रहे हो। तो जब आप पैसे को सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो क्या हो रहा है, जीडीपी कम होएगी नहीं होएगी, बिल्कुल होएगी। इस तरह के इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने रेपो रेट कम कर भी दिया, रेपो रेट करने से क्या होगा, बैंकों ने मान लो क्या किया, अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर भी ली, तो क्या आप बैंकों में जाओगे लोन लेने? नहीं। आपके ऊपर अनसर्टेनिटी आ चुकी है, आपको पता ही नहीं है कि मैंने लोन ले लिया, मैं क्या उसको लोन को वापस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नहीं पता, क्योंकि आपके अंदर क्या आ चुकी है, अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी किस वजह से आई? वन ऑफ देम इज क्लाइमेट चेंज। उसी तरह से देखो, फिर हमारी अप्रोच होनी क्या चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग देखें कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या, क्लाइमेट चेंज से क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं। ठीक है ना, क्या क्या क्लाइमेट चेंज किस तरह से हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि हमारे जो अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखें। जैसे मान लो एक कंपनी है, अब कंपनी फ्यूचर में कैसा करेगी, हम इसके ना सिर्फ इसके फाइनेंस के ऊपर चले जाते हैं कि इसका रेवेन्यू कितना है, कितनी कमाई करी, कितना खर्च करा, कितना ये हुआ, कितना प्रॉफिट कितना हुआ, वो सारी चीजें। इसमें एक फैक्टर और इंक्लूड करो, क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज से इस कंपनी को क्या इंपैक्ट आएगा, कंपनी के कितने प्लांट्स हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से इंपैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। क्या ये कंपनी हो सकता है सिर्फ एनर्जी के ऊपर, जो कोल जैसी एनर्जीज के ऊपर काम कर रही हो, तो क्या इसमें इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा। ये सारी चीजें अपने मॉडल के अंदर डालो, तब जाके इस चीज को देखो। सेम चीज आरबीआई और सेंट्रल बैंक को करनी है, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है तो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर अपने अंदर लेकर आओ। ठीक है ना। जब कंपनीज को एनालाइज करना है तो उनकी क्रेडिट रेटिंग्स, जैसे आप जानते हो ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मूडी हो गया, एस&पी हो गया, फिच हो गया, इस तरह की कंपनीज जो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज को या दूसरी कंट्रीज को एनालाइज करती हैं, उनको भी जब उन कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग रिस्क को एनालाइज करना है तो मेक श्योर कि क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क उसके अंदर इंक्लूड हो। सिर्फ फाइनेंस रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क इस बेसिस पे नहीं करना, क्लाइमेट रिस्क को भी उसके अंदर इंक्लूड करो। अलग अलग जो हमारी कंपनीज होती हैं उनको क्या करना चाहिए, जब वो हर साल सेबी के साथ अपना एनुअल रिपोर्ट्स देती हैं तो वहां पर उनको शेयर करना चाहिए कि क्लाइमेट के बदलने से उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। और जब लोगों की इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ेगी तब ये चीज को हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये चीजों को हमने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो यही बात कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन चीजों को हम बताएं लोगों को, यही तभी हो सकता है कि हम इन चीजों को इंश्योर कर पाएंगे कि ये जो चीजें
क्लाइमेट चेंज को कैसे हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, फिर उसी के बेसिस पे क्या हो सकता है, हमारे इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्स उस बेसिस पे बनाया जा सकता है। यही एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो सकती है जो हमें हेल्प कर सकती है। पॉइंट समझ आया कि किस तरह से इकोनॉमी और हमें इस चीज को, एनवायरनमेंट को आपस में रिलेट कर सकते हैं। काफी अच्छा आर्टिकल था, पर्सनली मुझे अच्छा लगा काफी। उसी तरह से चलते हैं हम सेकंड एडिटोरियल की तरफ। देखो सेकंड एडिटोरियल इंटरपोल से संबंधित है। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंटरपोल 1923 में बना था। 2023 में अगले साल क्या होगा, इसके 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं अगर आपको इंटरपोल के बारे में बताऊं, देखो इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल, ठीक है, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है इंटरपोल की फुल फॉर्म। अब देखो इसका फॉर्मेशन तो 1923 में हो गया, ठीक है, और ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहाँ पे पार्टनर्स कौन है, अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट्स होती हैं, तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल कितनी कंट्रीज, 195 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर्स होती हैं, ठीक है। लियोन फ्रांस के अंदर इसके आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर ना देखो होता क्या है, जैसे मान लो इंडिया की तरफ से है, इंडिया की तरफ से कौन कौन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी कोई ना कोई एजेंसी होंगी, बिल्कुल होंगी। ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, यस। कुछ तरह की पीछे असिस्टेंस देनी होगी, बैक एंड असिस्टेंस की, सीबीआई को कोई हेल्प चाहिए हो, पीछे असिस्टेंस दे दिया इसने, कोई और यूएस की कोई कंपनी को असिस्टेंस चाहिए होगा, उसको असिस्टेंस दे दिया, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। ये अपने आप में, एक बात ध्यान रखना, इंटरपोल अपने आप में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, पर ये बाकी और जो अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है अलग अलग कंट्रीज की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर कराने में हेल्प करती है। जैसे आपके नई नई चीजें होंगी, जैसे टेररिज्म के रिगार्डिंग, जैसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होंगे, साइबर क्राइम हो गया, या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम हो गए, ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हो। इसके रिगार्डिंग आपके जो इंफॉर्मेशन हो गया, डेटा हो गया, उसको कैसे शेयर करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये सारे काम इंटरपोल के द्वारा किए जाते हैं। पॉइंट समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि आजकल के टाइम पे ना देखो नए नए आपको ना चीजें देखने को मिल गई, गन कल्चर बढ़ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, चिल्ड्रन का अब्यूज हो गया, वुमेन अब्यूज हो गया, ये सारी चीजें। उसके साथ ही साथ आइडेंटिटी थेफ्ट, जहां पर क्या होता है, आप किसी और बंदे का नाम, उसकी पर्सनल डिटेल को यूज करते हो, जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है ना, और उनके बैंक अकाउंट से आपने पैसे निकलवा लिए, उनका नाम या फिर उनकी पर्सनल डिटेल यूज करते हुए, इस तरह के इश्यूज। या फिर कई बार होता है स्विंडलिंग ऑफ इनकम। स्विंडलिंग का मतलब कि किसी को ट्रिक करना, जैसे किसी के साथ धोखाधड़ी कर दी, कुछ ठगी कर दी, ये सारी चीजें, ये काफी कॉमन होता जा रहा है। उसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का आप एस्पेक्ट जानते हो, इलिसिट ट्रेड, ये सारी भी क्या है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं। देखो एक नेशन में नहीं, जैसे इंडिया में कोई क्राइम हुआ तो जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ इंडिया के साथ ही रेलेवेंस है। हो सकता है उस बंदे ने या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्राइम्स वो इंडिया के बाहर भी करा हो, या फिर इंडिया में क्राइम करके वो यूएस चला गया हो, समथिंग और द अदर। कहीं ना कहीं ये क्राइम्स क्या हैं, ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स बन जाते हैं। तो पुलिस फोर्सेस जो हमारी होती है ना, अलग अलग कंट्रीज की जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनको तो एक तरीके से काम करना चाहिए ना, तरीका इन द सेंस की आपके उनको तो कुछ लॉज के हिसाब से गवर्न किया जाता है ना, इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉज होते हैं डेफिनेटली। उसके बेसिस पे किस तरह से काम करना है, किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, वो तो यहाँ पर होता है। पर ये जो जिन्होंने काम किया, ये जो मान लो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करी, उनके ऊपर तो कोई लॉ नहीं है ना, वो तो इंडिया में करके कहीं कनाडा चले गए, समथिंग और द अदर, इस तरह की चीज हुई। तो यहाँ पर ये जो हमारी इंटरपोल हो गया या बाकी की और एजेंसीज हैं, इनको भी इस तरह से ही काम करने की जरूरत है, ताकि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट है ये अच्छे से काम किया जा पाए। देखो बात करें अगले साल की ना, तो अगले साल नहीं, इसी साल इनफैक्ट 90th जनरल असेंबली हो रही है इंटरपोल की। यहाँ पर ये किसके द्वारा होस्ट करी जा रही है, इंडिया के द्वारा। तो इंडिया को भी इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पर जो इश्यूज हैं कहीं ना कहीं इंटरपोल के रिगार्डिंग, हम उनको सॉल्व कर पाए। ऑल्दो देखो पास्ट में भी हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि इंटरपोल, सीबीआई और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एसेट रिकवरी के ऊपर काम किया। कि मान लीजिए किसी ने ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन था जिसने एसेट्स को कर लिया, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कोई एसेट था, वो किसी ने चोरी कर लिया, ठीक है, ये समथिंग फ्रॉड, या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह किया हो उस बंदे ने, तो उस वहां से रिकवरी कैसे करनी है, इस चीज के रिगार्डिंग काम हमने किया है इस डायरेक्शन के अंदर। और साथ ही साथ इंटरपोल के देखो क्या क्या काम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अलग अलग डेटाबेसेस को इंटरपोल यूज करता है, किस तरह से यहाँ पे फिंगरप्रिंट का स्टोरेज हो गया, साइबर क्राइम्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। इसके साथ ही कंट्रीज के बीच में थोड़ी कोऑर्डिनेशन हो गया, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता भी रहा था। अब देखो नए नए क्राइम्स आ रहे हैं, नारकोटिक्स हो गया, इलीगल गर्ल ट्रेड, ये सारी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरपोल ने अलग अलग कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन किया है एंड उसके बेसिस पे काम करने की कोशिश करी है। साथ में ही हमें देखो इंटरपोल के कॉरस्पॉन्डिंग जब कोऑर्डिनेशन करते हैं, कुछ नोटिस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि रेड नोटिस में क्या हो गया, अगर कुछ वांटेड पर्सन होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये नोटिस निकाल देते हैं रेड पर्सन का। येलो नोटिस में कोई बंदा मिसिंग होता है,
राइट। तो उनको लोकेट करने के लिए ये चीज़ करी जाती है। ऑरेंज नोटिस के अंदर अगर कोई इमिनेंट थ्रेट होता है तो वहां पर हम इसकी बात कर लेते हैं। ग्रीन नोटिस में हमें कुछ वार्निंग हो गया, कुछ इंटेलिजेंस हो गया, वो चीज़ों की बात हो गया। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ब्लू नोटिस की, तो कई बार होता है ना कि किसी पर्सन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो यहाँ पर करी जाती है। ब्लैक नोटिस के अंदर कई बार हमें मिलती है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिलती हैं, वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हो गया। या फिर पर्पल नोटिस के अंदर हमें क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, मोडस ऑपरेंडी क्या होना चाहिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी जाती है। तो इस तरह के नोटिस ने क्या किया है, आपस में चीजें शेयर करने में हेल्प करी है, कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन इस पर्टिकुलर चीज में क्रिमिनल को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है ना। पर आज के टाइम पे जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि इंटरपोल अब जो नए नए तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग चीजों को वर्क करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो डेटा एनालिटिक्स के बारे में, अब जरूरत है टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा पाए ताकि जो इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं इनको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है ना। उसके साथ ही इंटरपोल का एक चीज और है कि इंटरपोल अपने आप से एक्ट नहीं कर सकता, इसको डिपेंड करना पड़ेगा किसके ऊपर, बायलैटरल अरेंजमेंट्स के ऊपर, कि कंट्रीज आपस में कुछ अरेंजमेंट्स करें, कुछ असिस्टेंस ट्रीटीज करें, उसके बेसिस पे ये चीजें करी जा सकती हैं। तो डिपेंड क्या करता है कि मेंबर नेशंस किस तरह का एक्शन ले रहे हैं, कितना उनका साइज है इंपॉर्टेंस का, जो एक्शन ले रहे हैं क्या उनकी इंपॉर्टेंस क्या है उस पर्टिकुलर चीजों की, उसके बेसिस पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी जा सकती है। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है उसका यूजेज ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। एंड इवन देखो, जब मैं बात कर रहा था कि इंडिया अब यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर सकता है, बिल्कुल क्यों कर सकता है। पहला रीजन ये है कि इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, डेफिनेटली। उसके साथ ही साथ इंडिया ने एक अच्छा काम किया है अपने यहाँ पे टेररिस्ट रिलेटेड वायलेंस को कम करने के अंदर। उसके साथ ही आप जानते हो इंडिया में यूथ काफी अच्छा खासा है, और यूथ भी कैसा है, स्किल्ड है। ठीक है ना, कुछ कुछ परसेंटेज स्किल्ड पॉपुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसको हम अगर हम सिक्योरिटी रिगार्डिंग आर्किटेक्चर में लगाएं, ठीक है ना, जो मैं आपको बात करता कि टेक्नोलॉजी हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, उसमें यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि हमारे पास इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिले। तो टाइम यही है कि इंडिया इस तरह के एंगेजमेंट्स करे इंटरपोल के साथ, तो इंटरपोल की भी कैपेबिलिटीज बनेगी। सीबीआई जो इंटरपोल की तरफ से, मतलब इंडिया की एजेंसी है इंटरपोल के साथ जो लिंक करती है, वो ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही जो हमारी पुलिसिंग होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए जहां पर हमने पब्लिक को सेंटर में रखा हो। ऐसा ना हो कि पुलिसिंग का काम कुछ गलत तरीके से हो, बल्कि लोगों की मदद करना वही एक सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का। इसी के बेसिस पे जो इंटरपोल के हम 100 ईयर्स हैं, वहां पर जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें चैलेंजेस देखने को मिले हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हो या बाकी हो जो कोऑर्डिनेशन के टर्म्स में, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम इंटरपोल और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मदद से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एडिटोरियल। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ। तीसरा एडिटोरियल है एन ऑनलाइन फाइट वेयर चिल्ड्रन नीड टू बी सेव्ड, एंड इसको आप जीएस पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि पिछले महीने की बात है कि सीबीआई ने एक ऑपरेशन था दैट इज मेक चक्कर, उसके अंदर क्या किया, कुछ सर्च किए किस चीज के रिगार्डिंग, कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसिव मटेरियल, देखो समझने की कोशिश करो। एक तो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर मैं आपको पोर्नोग्राफी की बात करूं, तो पोर्नोग्राफी के अंदर क्या होता है, एक होता है अडल्ट पोर्नोग्राफी, ठीक है, ये अपने आप में ऑफेंस नहीं है। पर जब बात करता हूँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, तो यहाँ पर चाहे आप इसको देख रहे हो, या फिर इसको ब्राउज कर रहे हो, इसको डाउनलोड कर रहे हो, या फिर इसको सर्कुलेट या एक्सचेंज कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ये एक ऑफेंस है। समझ आए, ये पनिशेबल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह के अलग अलग ऑपरेशन किए जाते हैं ताकि इस चीज को रोका जा पाए। यहाँ पर इसके साथ ही जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी इस कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी नहीं होती कि अगर आप वहां पे कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर वहां पे अवेलेबल है, इनकी लाइबिलिटी नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी डेटा, जैसे समझने की कोशिश करो, मान लो एयरटेल है या समथिंग और द अदर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको कोई लाइबिलिटी नहीं है इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर उनकी तरफ से ये चीज इनिशिएट नहीं हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, जो इंसान कहीं ना कहीं या तो डाउनलोड कर रहा है इस चीज को, एक्सचेंज कर रहा है, देख रहा है, ब्राउज कर रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के। ठीक है ना। बट इंडिया में क्या है, इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग या तो रिपोर्टिंग ही बहुत कम होती है, ठीक है ना, या मॉनिटरिंग भी हम बहुत कम कर रहे हैं कि किस तरह से हमने, कि क्या हमारी जो वेबसाइट्स हैं उन पर इस तरह का कंटेंट है या नहीं है, अगर है तो जल्दी से जल्दी हटाया जाए, इसकी मॉनिटरिंग काफी कम होती है। दूसरी कंट्रीज के अंदर, स्पेशली बात करूं अमेरिकन और ब्रिटिश मॉडल्स के अंदर, कुछ अलग तरह से मॉडल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यहाँ पर कुछ एनजीओज हैं, वन ऑफ देम इज एनसीएमईसी, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। ये एक प्रोग्राम रन करते हैं साइबर टिपलाइन के माध्यम से।
यहाँ पर क्या होता है, अगर कहीं पर भी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस देखने को मिलता है तो इनके द्वारा उसको ये तो रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन उसका ब्लॉक कर देते हैं कि ये चीजें ना हो। तो यहाँ पर साइबर टिपलाइन के द्वारा बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स, ठीक है ना, रिसीव की जाती हैं, उसके बेसिस पे इनको मदद मिलती है इस चीज़ को हटाने के अंदर। सिमिलरली जो अब बात करें ब्रिटिश के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेम एनजीओ ही है, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, IWF। इसका इंडिया में भी कुछ है, वो भी हम आगे देखेंगे, इंडिया के साथ भी ये लिंकेज है इसकी। तो IWF के द्वारा क्या है, ये कोशिश करता है कि इस चीज़ को रोका जाए। जो बात करी ना, जो साइबर सेक्सुअल अब्यूज के रिगार्डिंग था, सॉरी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये काम कर रहा है। साथ ही साथ एनालिस्ट को यहाँ पे एंगेज किया जाता है कि ये चेक करें कि कोई इस तरह का कंटेंट अवेलेबल तो नहीं है, और जैसे ही कुछ ना कुछ क्या हुआ, इनको कंटेंट मिला, उसको हटाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे हमें ब्रिटिशर्स के अंदर या फिर ब्रिटिश के अंदर या अमेरिका के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। उसी तरह से एक ग्लोबल नेटवर्क है 50 मेंबर कंट्रीज का, नियरली इन होप, यहाँ पर ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यानी कि पॉइंट वही है कि कहने का मीनिंग है, अमेरिका और ब्रिटिश के अंदर अलग अलग एनजीओ, अलग अलग इस तरह के मॉडल्स हैं जिस चीजों को रोकने में मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी के रिगार्डिंग राइटर ने कुछ डेटा दिया हुआ है कि किस तरह से उनको 3 दिनों के अंदर जनरली इस चीजों को हटा दिया जाता है। इंडिया के केस में देखो बात करें, इंडिया के केस में आपने देखो श्रेया सिंघल केस सुना होगा, ठीक है ना, श्रेया सिंघल से यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था, उसके अंदर हमने 668 को तो हटाया ही हटाया, बट ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ना ये चीजें बोली कि इलीगल कंटेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे उनको यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कॉरस्पॉन्डिंग आती है, तो अगर वो उनकी तरफ से इनिशिएट नहीं हुई वो ट्रांसमिशन, तो उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती। ये श्रेया सिंगल केस के अंदर यहाँ पे बोला भी गया था, ठीक है ना। उसके साथ ही एक हमारे पास ना पिटिशन का केस आया, कमलेश वसवानी केस। ये अभी तक पिटिशन में से पेंडिंग चल रही है, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तो ये पिटिशन के अंदर बात की गया था कि पोर्नोग्राफी के ऊपर ही कंप्लीट बैन लगा दिया जाए, ठीक है ना, एक ब्लैंकेट बैन ही लगा दिया जाए। ऑल्दो देखो इसके रिगार्डिंग ये पिटिशन मैंने बताया जैसे कि पेंडिंग है, पर जो एक कमेटी थी, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने इस तरह की चीजें करी थी कि कुछ URL को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो सारी वेबसाइट, ऐसा नहीं है कि पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन है, पर पोर्नोग्राफी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रिसोर्स एजुकेटर है, URL है, वो बैन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 92 के अंदर जो मॉरलिटी हो गया, डिसेंसी हो गया, ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, उनको वो वायलेट कर रहे थे। इस वजह से उन चीजों को कॉरस्पॉन्डिंग इन URLs को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इंडिया की अगर देखो बात करें, जैसे हमने देखा था ना, US और ब्रिटेन के अंदर अलग अलग एनजीओ काम कर रही थी, इंडिया में क्या है, आरंभ इंडिया, ये वो जो IWF की बात करी थी, कौन सी IWF, जो UK में थी, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन, ठीक है ना, उसी के साथ ही इन्होंने पार्टनर किया हुआ है। और इंडिया के अंदर पहला रिपोर्टिंग पोर्टल भी आरंभ इंडिया के द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर भी यही सेम चीज होती है, अलग अलग जो कहीं पे लगता है कि नहीं कुछ इस तरह के URL है, उनको ब्लॉकिंग लिस्ट में डाला जाता है। यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके साथ ही बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, MHA के द्वारा भी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना। ऑल्दो एक एनजीओ है प्रज्वाला करके, यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रज्वाला के द्वारा PIL नोटिस किया गया था। यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह के सेक्स वर्कर्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। पर क्योंकि इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत कम होती थी, अब जितने भी अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जा चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज ने भी नियरली 20 लाख ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स को भेज दी गई हैं कि अब स्टेट्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन लें। इवन देखो हमारे ना एडहॉक कमिटीज, आप जानते हो स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक होती है एडहॉक कमेटी। तो इस पर्पस के लिए एडहॉक कमेटी भी अलग से बनी हुई थी, जो कि जयराम रमेश जी के द्वारा हेडिंग की गई थी। इन्होंने भी क्या बताया है, इन्होंने बोला है कि ये इशू काफी मेजर बनता जा रहा है, जो पोर्नोग्राफी का हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की अगर बात करें, और इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जरूरत क्या है, यहाँ पर जरूरत है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन जो है ना, वो थोड़ी बड़ी करी जाए, ताकि जो अलग अलग वेबसाइट्स हो गया, अलग अलग चीजें हो गया, उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग करी जाए। मैंने बताया था ना, मॉनिटरिंग बहुत कम है इंडिया के अंदर, रिपोर्टिंग भी कम है। इन चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग उनके क्विक एक्शन लिया जाए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडहॉक कमेटी ने ये बात करी थी। साथ में ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने की बात। देखो होता क्या है कि कई बार ना ऐसा बोला जाता है कि प्राइवेसी के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, बट साथ ही साथ ये क्या लेके आता है, एक तरह की अनोनिमिटी भी लेके आता है। तो हमें मान लीजिए पता ही नहीं लगेगा किसने क्या कंटेंट डाला या किसने किस तरह से चीजें शेयर करी, वो सारी चीजें। तो इस तरह के अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को हम ब्रेक करते हैं, तो उसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पोर्नोग्राफी को रोकने में वो मदद कर सकता है।
साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करी जाए। डार्क वेब का मैं अभी आपको मैं बता भी रहा था किस तरह से ऊपर होता है हमारा सरफेस वेब, ठीक है ना, नीचे होता है क्या, जो डीप वेब, और डीप वेब के अंदर एक कंपोनेंट होता है डार्क वेब का, डार्क वेब का, जहां पर सारी की सारी जो कहीं ना कहीं कुछ इलीगल चीजें वहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर ट्रैक करना चीजों को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज के साथ, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ कुछ कोलैबोरेशन करें, नए नए जो टूल्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीजों को मदद करें, तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, यूजर्स की आइडेंटिटी को ट्रेस कर सकते हैं, एंड ओवरऑल हम कंपनीज के ये चीजों को रोका जा सकता है इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से देखो एक रिपोर्ट भी आई थी, ठीक है, इस रिपोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर बात करी गई थी कि नियरली 30 कंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको ये चीज मिले तो इसको रिपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है ना, आपको बताना जरूरी है कि हाँ ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। पर इंडिया देखो वैसे इन 30 कंट्रीज के अंदर आता है, पर इंडिया में प्रॉपर कोई लॉ नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग कि आपको मैंडेटरली रिपोर्ट करना ही करना है। तो जरूरत क्या है करने की, जरूरत यही है कि एक तरह की हमारी लाइबिलिटी को फिक्स किया जा पाए, ठीक है ना, जैसे काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन के अंदर ये चीज बता रखी है। उसके साथ ही साथ ये जो जयराम रमेश कमेटी जी की रिकमेंडेशंस थी ना, कि किस तरह से जैसे मान लीजिए उसको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ब्रेक करना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना हो, ये सारी चीजों को अच्छे से फॉलो अप करा जाए। जो प्रज्वला केस था उसको भी अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, या फिर उसको एक उसका जो हमने देखा था ना किस तरह से उसके अंदर सेक्स ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग था, जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसको प्रॉपरली हम इंप्लीमेंट करें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ों को और एक्सप्लोर करें, ये सारी चीज़ें हो गया। या फिर जो इन होप हो गया, इंडिया उसको ज्वाइन करें, जो यूएस और ब्रिटिश के अंदर अच्छे एग्जाम्पल्स चल रहे हैं उनके साथ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसके बेसिस पे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं, तभी इंश्योर किया जा सकता है जो चिल्ड्रन है उनको सेव किया जा पाएगा, और जो CSAM चल रहा है इसके स्प्रेड को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।